ठीक है, चलिए। चलिए। नमस्कार प्यारे साथियों, मैं सौरभ तेवतिया एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल और आपके अपने परिवार नॉलेज की स्टोन पर। और दोस्तों, आशा करता हूं आप बहुत अच्छे और ज़बरदस्त होंगे। तो प्यारे बच्चे, आज जो हमारी होने वाली है वो क्लास होने वाली है हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाओं की क्लास 2 होने वाली है, अर्थात पार्ट 2 होने वाला है। ठीक जैसा कि पहले पार्ट्स में मैंने आपको बेसिक चीजें आपको बताई थी कि हिंदी भाषा का जो विकास है वो किस तरीके से हुआ था, और पार्ट 2 भी उसी पर आधारित है कि हिंदी भाषा का जो विकास है वो किस रूप में हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो आज हम उस पर चर्चा करेंगे और बहुत ही एक अच्छे तरीके से करेंगे। तो प्यारे बच्चे, वीडियो को जरूर देखना और लास्ट तक देखना। और इतना मैं आपको बता रहा हूँ, जो करा रहा हूँ वो परीक्षा में जरूर आपको मिलेगा। और इतना भी बता रहा हूँ, जो पहली लाइन से ही मैं आपको इतना एक कह सकता हूँ, विश्वास दिला सकता हूँ कि जो पहली लाइन से ही मैंने आपको पढ़ा है वो परीक्षा में जरूर आया है या फिर आने के चांसेस है। ठीक है, चलिए। तो हिंदी भाषा का जो क्रमिक विकास है ये हमारी पीपीटी है। आज हम इस पर चर्चा करेंगे बहुत बारीकी से। चलिए, कि हिंदी भाषा का क्रमिक विकास मैंने आपको पहले भी बताया, थोड़ा सा उसका रिवाइज करा देता हूं विद पीपीटी। ठीक, हिंदी भाषा का इतिहास लगभग 1000 वर्ष पुराना है। ठीक, माना गया कि संस्कृत भाषा भारत की सबसे प्राचीन है। मैंने आपको बताया था कि अगर हिंदी भाषा की जो जननी है वो अपभ्रंश है, आदि जननी। ठीक, लेकिन बेटा जो वास्तविक अगर कहने लगूं तो वो कहां से है? आपकी संस्कृत। और संस्कृत भी दो रूप में आपकी, वैदिक, ठीक है, वैदिक है, और एक आपकी है, क्या हो रहा है देख रहे हैं? ये लैगिंग सी क्यों दिख रहा है बेटा? आप एक बार देखना, इसको लैगिंग सी क्यों दिखा रहा है ये? थोड़ा सा एक बार देखना, वॉइस तो ठीक आ रही है ना? हाँ, वॉइस तो प्रॉपर है। हाँ, ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक। तो एक तो है दोस्त आपकी क्या, वैदिक है, और दूसरी आपकी कौन सी, लौकिक। ठीक है, नंबर एक तो दोस्त आपकी कौन सी है, वैदिक है, और दूसरी क्या है आपकी, लौकिक संस्कृत। ठीक, वैदिक यानी कि वेदों से जुड़ी हुई है। वैदिक कहां से है दोस्त आपका, वेदों से जुड़ी हुई है। हिंदी इस हिंदी इसी आर्य भाषा या फिर संस्कृत की उत्तराधिकारी मानी जाती है। ठीक है, वस्तुतः जो है आपका फारसी भाषा का शब्द है। अगर मैं कहने लगूं कि हिंदी किस भाषा का शब्द है तो दोस्त आपकी क्या है, फारसी भाषा का। इसका है, फारसी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है हिंदी या फिर हिंद से संबंधित शब्द, अर्थात जहां पर हिंदी बोली जाती है। ठीक, चलिए इससे आगे है, हिंदी क्या है, भारोपीय। मैंने उस दिन आपको बताया था, भारत अर्थात भारत है और प्लस आपकी यूरोपीय, तो यूरोप की भी इस पर कहीं ना कहीं छाया पड़ती है। यूरोप की भी क्या है दोस्त, इस पर कहीं ना कहीं छाया पड़ती है। और अब देखेंगे हिंदी भाषा का जो क्रमिक विकास है वो कहां से है, आपका संस्कृत। मैं जल्दी जल्दी यहां पर इस वजह से बता रहा हूं क्योंकि इससे पहली वाली वीडियो में मैं इस चीज को करा चुका हूं। इससे पहली वाली वीडियो में मैं दोस्त इसको करा चुका हूं। चलिए, तो संस्कृत, फिर उसके बाद आती है आपकी पाली, फिर प्राकृत, और फिर अपभ्रंश, और फिर आपकी हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाएं या फिर आधुनिक भाषाएं। ठीक, चलिए, हिंदी का जन्म संस्कृत के से ही हुआ है, जिसके 3500 वर्षों से अधिक इतिहास को निम्नलिखित 3 भागों में बांटा गया है। ये वाला मैं पहले भी करा चुका हूं। कौन सी बेटा, प्राचीन आर्य भाषा है। काल क्या है आपका, 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है। इसमें कौन कौन सी भाषाएं आ जाएंगी प्यारे बच्चे आपकी, कौन कौन सी भाषाएं आ जाएंगी? एक तो आपकी क्या हो गई, वैदिक संस्कृत होगी आपकी, वैदिक संस्कृत, और नंबर एक तो वैदिक है, और नंबर दो कौन सी होगी प्यारे बच्चे आपकी, लौकिक।
कौन सी होगी? वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत किसमें आती है? आपकी प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं में। काल क्या है? 1500 ईसा पूर्व से आपका 500 ईसा पूर्व। अब आता है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं। मध्यकालीन आर्य भारतीय आर्य भाषाओं में क्या है? 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसवी। ईसा पूर्व मत कहते ना, ईसवी तक है। ठीक, तो मध्यकाल में कौन कौन सी आएगी दोस्तों आपकी? मध्यकाल में आती है आपकी, ये तो संस्कृत हो गई, ये प्राचीन में हो गई। ये किस में होगी दोस्त? आपकी प्राचीन में हो गई। पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। ध्यान देना, ये नंबर 1 पर आती है और नंबर 1 में इसकी 2 पार्ट हो गए। कौन सी? आपकी वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। नंबर 2 में कौन सी आती है आपकी? मध्य में पाली, प्राकृत और अपभ्रंश, जिनका जो काल है 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसवी तक है। अब आती है आधुनिक आर्य भाषाएं, जो क्या है दोस्त? 1000 ईसवी से और अब तक चली आया होगा समझ में। एक बार फिर से इसका क्रम देख लेना, क्योंकि कई एग्जाम में यूपी के में ये बेटा यहां से बहुत पूछा गया है, यहां से बहुत पूछा गया है। चलिए, फोकस क्यों ले रहा है इतना ये? पर देख लेता हूं बेटा, फोकस को थोड़ा सा मैं अब नहीं करने का। चलिए, अब तो नहीं करेगा, एक बार देख लेता हूं मैं साइड को हट करके। अब सही है। चलिए, प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं का क्या है बेटा? 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व इसका रहा। अब इसके बारे में हम चर्चा करेंगे विस्तार से। इससे पहले वाली वीडियो का जो सारांश था वो मैंने आपको बता दिया है। अब उससे आगे कि कहां से किसका काल रहा और किस किस भाषा का कहां कहां यूज हुआ, चलेंगे। प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं हैं। इस काल में वेदों, ब्राह्मण ग्रंथों और उपनिषदों के अलावा वाल्मीकि, व्यास, अश्वघोष, भाष और कालिदास तथा माघ आदि संस्कृत रचनाओं का सर्जन। ठीक, सारे के सारे संस्कृत के तो रचयिता हैं। चलिए, 1000 वर्षों के इस कालखंड को संस्कृत भाषा के रूप में व्याकरणिक नियमों में अंतर के आधार पर निम्नलिखित 2 भागों में विभाजित किया गया है। तो 2 भाग कौन कौन से? पहला तो दोस्त आपका कौन सा हो गया? कौन सा होगा दोस्त आपका? किससे करूं? चलिए, इससे कर देता हूं। पहला कौन सा हो गया दोस्त आपका? वैदिक। कौन सा हो गया? वैदिक संस्कृत, जो 1500 ईस्वा पूर्व से कहां तक रही? आपकी 1000 ईस्वी तक। मूल रूप से वेदों की रचना। क्या दोस्त? वेदों की रचना। क्या प्यारे बच्चे? वेदों की रचना जिस भाषा में हुई है उसे क्या कहा गया है? वैदिक संस्कृत कहा गया। क्या कहा गया दोस्त? वैदिक संस्कृत कहा गया। अर्थात जिसमें हमारे वेद लिखे गए हैं उनको वैदिक संस्कृत में, किसमें लिखे गए? वैदिक संस्कृत में लिखे गए हैं। और प्राचीनतम रूप से प्राचीनतम रूप से संसार की अब तक ज्ञात प्रथम कीर्ति जो ऋग्वेद है। ध्यान देना बेटा, इस बात पर ध्यान देना, क्वेश्चन यहां से बना है आपका। ध्यान देना प्यारे बच्चे, क्वेश्चन यहां से बना है मेरे दोस्त। कहां से? कि प्रथम कीर्ति, जो क्योंकि सबसे पुराना जो आपका वेद है कौन सा है दोस्त? ऋग्वेद है, जिसमें आपको किसका वो मिलता है? बताइए, अगर कोई कमेंट बॉक्स में बताना चाहता है तो बता देना। अरे यार, ऑनलाइन वाला ऐसा हो जाता है। चलिए, गायत्री मंत्र किसमें मिलता है आपका? ऋग्वेद में। चलिए, ऋग्वेद सबसे पुरानी कीर्ति है और ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषदों की रचना भी वैदिक संस्कृत में हुई है। तो कौन सा ऐसा वेद है जिसकी रचना किसमें हुई है बेटा? आपकी वैदिक संस्कृत में। संस्कृत में तो है, वो किसमें? आपकी ऋग्वेद। हालांकि इन भाषाओं में पर्याप्त अंतर पाया जाता है। संसार की सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद है। संसार का सबसे प्राचीन जो ग्रंथ है कौन सा है? ऋग्वेद। ठीक, चलेंगे। और इसकी जो भाषा थी वो कौन सी थी दोस्त? वैदिक संस्कृत ही थी। सबसे प्राचीन भाषा ऋग्वेद की है और वो किसमें लिखा गया? आपका वैदिक संस्कृत में। अब आता है दोस्त लौकिक। ठीक, लौकिक संस्कृत।
दर्शन ग्रंथों के अतिरिक्त दर्शन यानी कि जो हमें आगे का जो मार्ग दिखाए, ठीक, अतिरिक्त संस्कृत का उपयोग साहित्य में भी हुआ है। किसमें दोस्त? साहित्य में भी हुआ है। ध्यान देना, इसको हाईलाइट कर देता हूं। इसे लौकिक संस्कृत कहते हैं। जो साहित्य यानी कि कविताओं का जो सर्जन हुआ है या फिर कोई रचना लिखी गई है, उसको क्या कहा जाता है? आपका साहित्यिक। जो भी साहित्यिक रचनाएं, और वो कौन सी संस्कृत में है? आपकी लौकिक संस्कृत। ठीक है, जैसे वाल्मीकि, व्यास, अश्वघोष, भाष, कालिदास, माघ आदि क्या है दोस्त? इसी में रचनाएं लिखी गई हैं। किसमें? लौकिक संस्कृत में। बहुत बार क्वेश्चन हालांकि अच्छे एग्जाम में पूछा गया है, और यूपीएसआई का भी एक अच्छा एग्जाम होता है, अच्छे लेवल का होता है। कांस्टेबल में पूछ भी सकता है नहीं, लेकिन कांस्टेबल में केवल आपके संस्कृत के काल पूछ सकता है, वो मैंने आपको बता दी। लेकिन अगर इसमें पूछने लगे कि जो आपकी वेद जो थे उसकी भाषा, वो सॉरी उसकी जो भाषा है वो कौन सी है, तो वह हो जाएगी आपकी वैदिक संस्कृत। वेद से यानी कि वैदिक संस्कृत। सबसे पुराना आपका ऋग्वेद है, जिसमें उसकी उस भाषा को देखने, वो भाषा देखने को मिलती है। वहीं पर जो साहित्यिक रचनाएं, जो संस्कृत में साहित्यिक रचनाएं हुई हैं, और ये जो कवि हैं, इनकी भाषा कौन सी थी? तो दोस्त आपकी लौकिक संस्कृत। कौन सी प्यारे बच्चे? लौकिक संस्कृत हो जाएगी वहां पर। ठीक, चलेंगे। वेदों के अध्ययन से स्पष्ट रूप वेदों के अध्ययन से स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि कालांतर यानी कि जो कालांतर का जो आपका बीता हुआ समय में वैदिक संस्कृत के रूप में भी बदलाव आता चला गया। ध्यान देना बेटा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है प्यारे बच्चे कि जो हम आज बोलियां बोल रहे हैं, चाहे वो क्षेत्रीय भाषाएं हुई हैं, भाई मनुष्य का जन्म हुआ, मनुष्य ने कुछ ना कुछ बोली अपनाई। पहले वो इशारों में बात करता था, कुछ ना, फिर कम्युनिकेशन के लिए भाषा अपनाई, और उस भाषा को रूप यानी कि किसी को अपने से अपने विचार दूसरों को व्यक्त करना भाषा ही तो है हमारी के लिए। तो जब भाषा अपनाई तो अपने किसी क्षेत्र में बोली गई होगी, और वो भाषा फिर आगे बढ़ती हुई चली गई, और लगभग 200-400 सालों तक बोली गई। वो बोली लोकल बोली, तो उसके बाद क्या है? उसको भाषा का आधार मिल गया। तो इसी तरीके से क्या है बेटा, संस्कृति पर्टिकुलर क्षेत्र में बोली गई, तो उसके बाद उसका विस्तार होता चला गया, और वो भाषा का रूप लेने लगी, और फिर अपनी भाषाओं को यानी कि कहते हैं कि उसमें से अन्य भाषाएं जन्म लेने लगी। तो उसी का रूप है क्या दोस्त? कालांतर यानी कि समय में बदलते, कालांतर यानी कि जो काल में अंतर होता चला गया, तो उसमें भी आपका वैदिक संस्कृत का रूप जो है, स्वरूप जो है, उसमें बदलता हुआ दिखाई दिया। जो वैदिक संस्कृत पुराने समय में बोली जाती थी वो नहीं, तो उसका रूप जो है अपग्रेड होता चला। ठीक, कात्यायन ने संस्कृत भाषा के बिगड़े हुए स्वरूप का संस्कार किया है और इसे व्याकरणबद्ध किया है। पाणिनि ने नियमनीकरण के बाद संस्कृत वैदिक संस्कृत से काफी भिन्न है, जिसे लौकिक या फिर आपका क्लासिकल संस्कृत कहा जाता है। लौकिक अर्थात क्लासिकल संस्कृत। भाई अगर कहने लगूं कि वैदिक संस्कृत का ही अपग्रेड रूप, या फिर उसमें थोड़ा जितना भी परिवर्तन हुआ है, वो क्या है? आपकी लौकिक संस्कृत। ये तो कहा है क्या? लौकिक या फिर क्लासिफाइड संस्कृत कहा गया, जो अब अपग्रेड हुई थी। रामायण, महाभारत, नाटक, व्याकरण आदि ग्रंथ लौकिक संस्कृत में ही लिखे गए। अब ध्यान देना बेटा, मैं इतनी लंबी बात क्यों कह रहा था? वेदों की वैदिक संस्कृत हो गई, लेकिन रामायण महाभारत किस भाषा में रचे गए हैं या फिर किस भाषा में लिखे गए? नॉर्मल सा क्वेश्चन कह सकते हैं, लेकिन डेप्थ में जाकर के पूछा गया क्वेश्चन है। कौन सा? रामायण महाभारत हो या फिर कोई भी नाटक व्याकरण आदि ग्रंथ किस में लिखे गए? लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट है आपकी रामायण और महाभारत किस में लिखे गए दोस्त? ये आपके लिखे गए आपके लौकिक संस्कृत। किसमें लिखे गए प्यारे बच्चे? आपके लौकिक संस्कृत में आपके लिखे गए हैं। ध्यान देना इस बात पर। चलिए आगे चलते हैं। संस्कृत के काल के अंतिम पड़ाव तक आते आते मानक अथवा परिनिष्ठित भाषाओं तो एक ही रही, किंतु क्षेत्रीय स्तर पर 3 क्षेत्रीय बोलियां यथा पश्चिमोत्तर बोलियां, मध्य देशीय और आपकी पूर्वी विकसित हो गई। वो तो अपने स्तर पर रही, लेकिन जब भाषा का विस्तार होता है तो किसी क्षेत्र में भी होता है
एक व्यापक क्षेत्र यानी कि बड़े क्षेत्र में भी होता है। पहले तो वो छोटे छोटे क्षेत्रों में टूटता है, फिर उसके बाद एक व्यापक यानी कि बड़ा रूप ले। तो कितनी भाषाओं में हुई? पश्चिमोत्तर, मध्य देशीय और आपका पूर्वी विकास। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं का जो रूप है, जो संस्कृत के बाद वैदिक संस्कृत, फिर आपका लौकिक संस्कृत, उसके बाद क्या आती है? मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं आती हैं, इनका जो समय रहा 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक रहा। अब उन्हीं का ही रूप है आगे जब उनका विकास हुआ, और विकास के बाद भाषा का विस्तार हुआ, फिर उसके बाद क्या बनी बेटा? पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। हालांकि अगर मैं कहने लगूं प्राकृत का ही, ये तीनों की तीनों क्या है? प्राकृत भाषाएं हैं। तीनों की तीनों क्या है बेटा? प्राकृत भाषाएं हैं। पाली क्या है? प्रथम प्राकृत, प्राकृत है ही, ठीक। और ये आपकी क्या है बेटा? द्वितीय प्राकृत, ठीक। तीनों की तीनों भाषाएं कौन सी? आपकी प्राकृत का ही इसमें रूप है। चलिए, मूलतः इस काल में लोक भाषा का विकास हुआ है। इस समय भाषा का जो रूप सामने आया उसे क्या कहा गया बेटा? प्राकृत। मैंने अभी आपको बताया था कि तीनों की तीनों भाषाओं का क्या है बेटा? प्राकृत का ही रूप है। और उसमें कह सकते हैं फर्स्ट नंबर किसको दिया गया? पाली को। सेकंड नंबर प्राकृत तो है ही, और थर्ड नंबर कौन सी? आपकी अपभ्रंश। तो प्राकृत का ही ये रूप है। वैदिक और लौकिक समय काल में बोलचाल की जो भाषा थी, भाषा दबी पड़ी हुई थी, उसे क्या कहा गया? उसने अनुकूल समय पाकर सिर उठाया, और जिसका प्राकृतिक विकास यानी कि जो नेचुरल जो रूप है, उसको क्या कहा गया बेटा? प्राकृत के रूप में हुआ। ठीक, चलेंगे। व्याकरणों से प्राकृत भाषा की प्रकृति संस्कृत को मानकर उससे प्राकृत शब्द की व्युत्पत्ति हुई, और प्रकृति संस्कृत तंत्र भव तथा आगत, या फिर आपका प्रकृतम। ये देखिए, प्रकृति संस्कृत तत्र भव तथा आगतम व प्राकृतम। तो इस श्लोक में आपको पता पड़ता है कि कहां से इसका हुआ? प्रकृति यानी कि नेचुरल, और संस्कृत से इसका विकास हुआ जब एक बार ये दब गए। ठीक है। मध्यकाल में यही प्राकृत निम्नलिखित 3 अवस्थाओं में विकसित हुई। अब कौन कौन सी? आपकी पाली, मध्य देशी, सॉरी पाली पढ़ेंगे पहले, कौन सी है? चलेंगे। पाली है 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक। संस्कृत कालीन बोलचाल की भाषा विकसित होते होते, यह कहें कि सरल होते होते 500 ईसा पूर्व के बाद काफी बदल गई। ठीक, जैसे कि हमारी क्या है, हम हिंदी कुछ और रूप में बोलते थे, किसी और उसमें बोलते थे, लेकिन जब अब आजकल क्या है, व्हाट्सएप का जमाना आ गया है, उसी को भाषा को हम इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं, और जब हम टाइप करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है बेटा? इंग्लिश कहा जाता है। और इन फ्यूचर आप देख लेना, ये भी भाषा क्या है? एक मान्यकरण रूप ले लेगी, मानकीकरण रूप ले लेगी। ठीक, इसको भी मान्यता मिल जाएगी। जैसे हम यह आज के लिए बोल देते हैं बेटा, डबल ए जे आज, तो ये क्या हुआ? आपका इंग्लिश हुआ, वो सॉरी इंग्लिश हुआ। तो हिंदी भाषा को इंग्लिश में लिखना क्या कहलाता है? आपका इंग्लिश कहलाता है। ठीक ना, तो वो इंग्लिश है ना, वो है। तो इसी तरीके से संस्कृत जो है काफी मॉडरेट होती चलेगी, और फिर विकसित होते होते कह दे कि सरल होते होते, क्योंकि पहले कठिन रूप से बोली जाती, फिर उसके बाद सरल होते होते 500 ईसा पूर्व के बाद काफी बदल गई, जिसे क्या कहा गया बेटा? पाली नाम। ठीक, तो पुरानी प्राकृत और भारत की प्रथम देश की भाषा, ध्यान देना बेटा इस बात पर। पुरानी प्राकृत और भारत की प्रथम देश भाषा कहा जाता है किसको बेटा? कहा जाता है, किसको कहा जाता है बेटा? पाली को कहा जाता है। जो क्या है, मगध प्रांत में उत्पन्न होने के कारण श्रीलंका के लोग इसे मगधी भी कहते थे। मगधी भी कहते थे कि पाली भाषा में बोलचाल की भाषा का शिष्ट और मानक रूप प्राप्त होता है। अतः क्षेत्रीय बोलियों की संख्या 3 से बढ़कर क्या होगी बेटा? 4 होगी। मध्य देशीय पहली कौन सी थी? पश्चिमी उत्तर, मध्य देशीय, पूर्वी, और फिर उसके बाद क्या होगी आपकी?
ध्यान देना। श्रीलंका में भी क्या बोली जाती थी बेटा? पाली भाषा बोली जाती थी। और इसमें शिष्ट यानी कि आपका शिष्टाचार और एक इसका मानक रूप देखने को मिलता है। ठीक। और क्या है बेटा? ये पाली भाषा जो है इसको किसकी भाषा भी कहा गया है बेटा? बौद्धों की भाषा। ठीक है। मगध था बेटा। चंद्रगुप्त मौर्य बौद्ध धर्म से, उससे अशोक से अशोक भी क्या उसी कालीन था। तो बेटा बौद्ध धर्म से संबंधित है, क्योंकि महात्मा बुद्ध ने अपना जो प्रथम उपदेश दिया था वो भी किस में दिया था बेटा? पाली भाषा में। तो बौद्धों की भाषा किसको कहा गया है? पाली को कहा गया, या फिर आपका प्राचीन प्राकृत को कहा गया। ध्यान देना इस बात पर। इसको हम पाली भाषा भी कह सकते हैं या फिर आपका प्राचीन प्राकृत भी कह सकते हैं। इसको दोनों रूपों में ये पूछा गया। या फिर बौद्धों की कौन सी भाषा रही? तो कौन सी भाषा रही बेटा? पाली रही। चलेंगे। अब आपका प्राकृत 1 ईस्वी से 500 ईसा पूर्व, ओ सॉरी ईसा पूर्व ने ईस्वी तक इसका काल रहा। ठीक। और ये किसकी भाषा रही बेटा? ये जैन धर्म की भाषा रही। किसकी दोस्त? जैन धर्म की भाषा। तो जैन धर्म की कौन सी भाषा थी? प्राकृत थी। ठीक। 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक रहा। आते आते यह बोलचाल क्या है? भाषा और परिवर्तित हुई, इसको प्राकृत संज्ञा दी गई। सामान्यतः मान्यता अनुसार जो भाषा असंस्कृत थी और बोलचाल की आम भाषा थी तथा सहज ही बोली समझी जाती थी, स्वभावतः प्राकृत कहलाई। भाई एक बात बताएंगे, ध्यान देना इस बात पर। सबसे पहले संस्कृत, संस्कृत के बाद संस्कृत की दो भाषाएं थी, एक तो लौकिक और एक आपका कौन सा बेटा? वैदिक संस्कृत। वैदिक और लौकिक संस्कृत। वैदिक आई, फिर उसके बाद लौकिक आई, तो उसके बाद मध्य में आ गए। मध्य में आ गए तो 1500 से आपकी 500 तक तो थी कौन सी बेटा? संस्कृत। और फिर 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक कौन सी रही आपकी बेटा? मध्यकालीन रही। ठीक। 1 ईस्वी तक। और उसके बाद यदि मैं बात करने लगूं, 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक आपकी पाली रही और संस्कृत से ही अपग्रेड होकर के आई। ठीक। कुछ संस्कृत बोली जाती थी, कुछ क्षेत्रीय भाषाओं ने इसका रूप ले लिया, तो ये कौन सी बन गई? पाली भाषा बन गई। और जिसमें अपना पहला जो उपदेश दिया था सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने, वो पाली भाषा में। चलेंगे। ठीक। अब कौन सी? प्राकृत। ये क्या हुई? सामान्यतः मान्यता अनुसार जो भाषा असंस्कृत थी, अब संस्कृत नहीं रही, असंस्कृत हो गई। बोलचाल में, आम बोलचाल में वो क्या हुई? सरल हुई और एक अच्छी बोलचाल उसने पकड़ी। ठीक। तो स्वभावतः वह प्राकृत कहलाई और क्षेत्रीय बोलियों की संख्या कई थी, जिसमें आपकी सौरसैनी, पेशाची, प्रचंड, महाराष्ट्री, मगधी और अर्ध मगधी आदि प्रमुख है। एक भाषा वैज्ञानिकों ने प्राकृतों के 5 प्रमुख भेद स्वीकार किए। कौन कौन से बेटा? यहां पर देंगे। सौरसैनी नंबर 1, पेशाची यानी कि सिंध में बोली गई, महाराष्ट्री विदर्भ महाराष्ट्र में, मगधी मगध में, और अर्ध मगधी कौन सा है? कौशल प्रदेश की भाषा या फिर जैन में प्रयुक्त। ठीक। और अपभ्रंश, जिससे आपका क्या है? हिंदी की आदि जननी कहा जाता है। हिंदी की आदि जननी इसको ही कहा जाता है। चलेंगे। भाषा वैदिक दृष्टि से अपभ्रंश भारतीय आर्य भाषा के मध्य की अंतिम अवस्था है, जो प्राकृत और आधुनिक भाषाओं के बीच की स्थिति। ठीक। क्या बेटा? भाषा वैदिक दृष्टि के अपभ्रंश से भारतीय आर्य भाषाओं के मध्यकाल की स्थिति है। कुछ दिन बाद फिर प्राकृत में परिवर्तन हो गया और लिखित प्राकृत का विकास हुआ। ध्यान देना, कुछ दिनों बाद क्या है? प्राकृत में भी परिवर्तन हुआ और लिखित प्राकृत का विकास हुआ, जिसमें क्या है दोस्तों? एक लिखित साक्ष्य प्राप्त हुआ। ठीक। चलेंगे। ठीक।
परंतु कथित प्राकृत विकसित अर्थात परिवर्तन होती गई और लिखित प्राकृत आचार्यों ने इसी विकासपूर्ण भाषा का उल्लेख अपभ्रंश के नाम से किया है। क्या है दोस्त, इसका जो किसके बाद आई बेटा, प्राकृत के बाद कौन सी भाषा आई आपकी, अपभ्रंश आई। ठीक, और प्राकृत का ही क्या है, विकासपूर्ण जो रूप है वो कौन सा है आपका, अपभ्रंश है। अपभ्रंश निम्नलिखित 7 भेद स्वीकार हुए आपके। सौरसैनी, सौरसैनी कौन कौन सी उसमें दोस्त आपकी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती। ठीक है। पैसाची क्या है, लद्दा या फिर आपका पंजाब में। पैसाची कहाँ बोली जाती है दोस्त आपकी, लद्दा या फिर पंजाब में। ब्रचंड का है, सिंध की भाषा है। खस क्या है बेटा आपका, पहाड़ी। महाराष्ट्र में कौन सी, मराठी। और मगधी में बिहारी, बंगला, उड़िया व फिर आपकी असमिया। ध्यान देना बेटा इस बात पर। मगधी क्या है बेटा, बिहारी, बंगला, उड़िया व फिर आपकी असमिया। और अर्ध मगधी कौन सी आपकी, पूर्वी हिंदी कहा जाता है। अतः कहा जा सकता है कि हिंदी भाषा का विकास अपभ्रंश के सौरसैनी, मगधी और अर्ध मगधी के स्वरूप में हुआ, मूल रूप से है। तो ये अपभ्रंश का ही बेटा रूप, अपभ्रंश का रूप कौन कौन सा आपका, सौरसैनी, मगधी और बेटा आपका क्या, अर्ध मगधी। ठीक, चलिए यहां तक आशा करता हूं आपको समझ में जरूर आया हो। चलेंगे आगे। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं, काल क्या रहा बेटा, 1000 ईस्वी से और अब तक ये चले आ रही हैं। हिंदी कह रहा हूं, हिंदी एवं अन्य आधुनिक आर्य भाषाएं 1100 ईस्वी तक आते आते मध्य आर्य भाषाओं के काल समाप्त हो गया और आधुनिक आर्य भाषाओं का युग शुरू हो गया। इतनी और पीपीटी है भी इसमें, चलो। अपभ्रंश के विभिन्न क्षेत्रीय स्वरूपों के आधुनिक भारतीय भाषा या फिर उपभाषा यथा पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजरात, लद्दा, पंजाबी, सिंधी, पहाड़ी, महाराष्ट्र आदि का क्या हुआ बेटा, जन्म हुआ। क्या हुआ बेटा, आदि इन भाषाओं का जन्म हुआ और आगे चलकर पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी, पूर्वी हिंदी और पहाड़ी 5 उप भाषाएं बेटा क्या है ये, जितनी भी है देखा, हिंदी की उपभाषाएं कौन क्या क्या मानी गई आपकी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी, पूर्वी हिंदी और पहाड़ी। ये 5 उपभाषाओं को माना गया है किसकी, हिंदी की। ठीक है, चलिए पहले तो ये सारी थी लेकिन 5 मुख्य भाषाएं कर दी गई, उपभाषाएं विकसित हुई और कई क्षेत्रीय बोलियां जैसे आपकी ब्रज, खड़ी बोली, ठीक है, ब्रज क्षेत्र में तो बोली जाती है जिसे कहते हैं राधे राधे, यानी कि आपका ब्रजवासी। ठीक, मथुरा, वृंदावन, ये सारी की सारी बेटा क्या है आपकी, ब्रज भाषा है। ठीक बेटा, भाई यहां तक किसी को कोई परेशानी हो तो बता दो, बताइए। तो ये ब्रज भाषा जो है आपकी मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, ठीक, एटा, मैनपुरी, फिरोजाबाद, बदायूं, बुलंदशहर। भाई हमारे बुलंदशहर में भी कौन सी भाषा बोली जाती है आपको पता है, ब्रज भाषा बोली जाती है। ध्यान देना बेटा इस बात। यूपी से संबंधित प्रश्न है और यूपी के ही करा रहा हूं मैं अभी। तो ब्रज भाषा का जो क्षेत्र है वो कौन सा है बेटा आपका, बुलंदशहर, एटा, इटावा, आगरा, मथुरा, ठीक है, मैनपुरी, धौलपुर, हाथरस, ठीक, और वृंदावन। ये तो सभी को पता है बेटा, वृंदावन की तो ब्रज भाषा। ठीक, और खड़ी बोली बेटा आपके कौन सी है, मेरठ के आसपास जो क्षेत्र है वो सारे के सारे किसमें दोस्त आपके, खड़ी बोली में तो आते हैं। वो किसमें आते हैं दोस्त आपके, मेरठ, दिल्ली के आसपास के क्षेत्र कौन से हैं दोस्त आपके, खड़ी बोली के हैं। ठीक, और खड़ी बोली को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, किसको, क्या बेटा आपका, कौरवी। कौन सा नाम है आपका, कौरवी है। भाई इन चीजों को मैं आगे कराऊंगा।
जयपुरी, भोजपुरी, अवधी, गढ़वाली। यहां से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। अब मैंने जो स्टेप दर स्टेप जो मैंने आपको बताया कि कहां से किसकी शुरुआत हुई, कैसे कैसे इसमें चेंजेस आए, परिवर्तन आए, हालांकि इंग्लिश का यूज कर रहा हूं, चलो इसमें कैसे कैसे परिवर्तन आए, इन जो समय कालांतर यानी कि समय में बदलते हुए अंतर को तो कालांतर कहा जाता है। चलिए, तो कालांतर से अधिक विकसित होकर अपने मानक और परिनिष्ठित रूप में वर्तमान और बहुप्रचलित मानक हिंदी भाषा के रूप में सामने आई। और मध्यकालीन हिंदी, मध्य युग में हिंदी भक्ति आंदोलन में हिंदी खूब फली फूली। भाई हिंदी के भी आंदोलन मत कह देना कभी ये सोचने लगो कि भाई लाठी डंडे चले, नहीं बेटा, लाठी डंडे नहीं चले प्यारे बच्चे, लाठी डंडे नहीं चले कभी, आंदोलन को लाठी डंडे नहीं, हिंदी भाषा के विकास का कैसे कैसे विकास हुआ। चलिए, पूरे देश में देश के भक्त कवियों ने अपनी वाणी को जन जन तक पहुंचाने के लिए हिंदी का सहारा लिया और आधुनिक काल अब आता। आधुनिक काल स्वतंत्रता संग्राम के समय हिंदी भारत के स्वतंत्रता संग्राम में हिंदी और हिंदी की पत्रकारिता की महती भूमिका रही। महात्मा गांधी साहित्य के अनेक राष्ट्र नेता राजभाषा के रूप में, राष्ट्र नेता हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने लगे। ध्यान देना बेटा, हिंदी वैसे ही राष्ट्रभाषा नहीं बनी। आपके उत्तर प्रदेश, ये सारे के सारे जितने भी आपकी पश्चिमी हिंदी हो गई, ठीक, कन्नौजी, खड़ी बोली, अवधी, मगही, ये सारे के सारे क्या है बेटा, हिंदी के ही तो क्षेत्र हैं। तो जब कवियों ने अपनी रचना और जन जन तक जो पहुंचाने की जो अपनी बात है स्वतंत्रता से संबंधित, उसमें जो सहारा लिया वो कौन सी भाषा थी दोस्त, आपकी हिंदी भाषा थी। ठीक, और तभी इसको आगे चलकर क्या है बेटा, राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया। स्वतंत्रता के बाद हिंदी को भारत के स्वतंत्र होने पर हिंदी की भारत की क्या है बेटा, राजभाषा घोषित किया गया। हालांकि हमारी कोई भाषा नहीं है, लेकिन जो सरकारी कामकाज की भाषा है वो कौन सी है दोस्त, आपकी हिंदी ही तो है। चलिए, दूसरे नंबर की आपकी 1969 या 17 के समथिंग आपकी उर्दू हो गई। इंटरनेट के युग में हिंदी क्या है, हिंदी भाषा को जितनी मांग, हिंदी भाषा की जितनी मांग इंटरनेट पर है उतनी उपलब्धता नहीं। भाई एक बात बताओ, जितनी मांग हम करते हैं, हर चीज हम हिंदी में चाहते हैं, भारत में रहते हैं, इंग्लिश बेशक बोलते हो, लेकिन ज्यादातर हम क्या है, जो भी कोई हम टाइप करेंगे, सर्च करेंगे गूगल पर, तो वो ज्यादातर किस में चाहते हैं बेटा, आपकी हिंदी में ही चाहते हैं। ठीक, चलिए, लेकिन जिस रफ्तार से भारत में इंटरनेट का विकास हुआ है, उसी तरह से हिंदी भाषा भी इंटरनेट पर छा रही है, बिल्कुल छा रही है। भाई अब हम जो पढ़ा रहे हैं ये भाई किससे है, ये नेट से ही तो संबंधित है। भाई हम इस पर टाइप कर रहे हैं तो हिंदी टाइप कर रहे हैं, किससे संबंधित हुई, कंप्यूटर से ही तो संबंधित हुई, बिल्कुल हुई। चलिए, समाचार पत्र, हिंदी ब्लॉग, ये सारे के सारे क्या है बेटा, आपकी हिंदी में ही तो है। चलिए, इसकी कोई पीपीटी नहीं। चलिए, धन्यवाद, हो गया। तो भाई हिंदी भाषा का हमने विकास पढ़ा, फिर से एक बार मैं आपको बता देता हूं, हिंदी भाषा का क्या है बेटा, वैदिक है, वो सॉरी संस्कृत हुई, संस्कृत में क्या है बेटा आपकी, यहां से बताता हूं मैं। संस्कृत के दो रूप है आपके, वैदिक संस्कृत और आपकी बेटा लौकिक संस्कृत। वैदिक यानी कि वेदों से संबंधित, और ऋग्वेद में सबसे पुरानी जो वेद है कौन सा है दुनिया का, वो ऋग्वेद है। और ऋग्वेद में ही कौन सी भाषा देखने को आपको मिलती है बेटा, वो मिलती है आपकी संस्कृत की ही भाषा, कौन सी, आपकी वैदिक। लौकिक यानी कि जिसमें आपके रामायण महाभारत लिखी गई, या फिर जो भी संस्कृत से संबंधित रचनाएं लिखी गई, वो किस में लिखी गई, आपकी लौकिक संस्कृत में। उसके बाद आती है बेटा आपकी मध्यकालीन आर्य भाषाएं, कह सकते हैं। तो मध्यकालीन आर्य भाषाएं या फिर आपके भारतीय आर्य भाषाएं वो कौन सी है दोस्त, आपकी पाली है। ठीक है, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। और एक नाम अगर मैं कहने लगूं तो वो कौन सा है बेटा, आपका प्राकृत। प्राकृत यानी कि प्राचीन प्राकृत, मध्य प्राकृत और फिर आधुनिक प्राकृत, तीन रूप भी इसको कह सकते हैं। ठीक, उसमें कौन सी आपकी पाली, प्राकृत और अपभ्रंश, ये क्या हुई दोस्त, आपकी मध्य कालीन भारतीय आर्य भाषाएं थी। और फिर उसके बाद क्या हुआ बेटा, आधुनिक आर्य भाषाएं। इनका समय क्या था, संस्कृत का था बेटा 500 ईसा पूर्व से
वो 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, और आपका मध्यकालीन आर्य भाषाएं थी 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक, और 1000 ईस्वी से अब तक कौन सी हुई आपकी आधुनिक आर्य भाषाएं। इतना ही था, फिर उसके बाद मैंने आपको बता दिया। तो बेटा क्लास बताएंगे कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना मेरे प्यारे बच्चे कि आपको क्लास कैसी लगी। ठीक, जरूर बताएंगे प्यारे बच्चे कि आपको क्लास कैसी लगी। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ अच्छी और जबरदस्त लगी होगी। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं भाई अगले वाली क्लास में, कल आपको मिलेगी। और ये आज जो तारीख है वो क्या है आपकी 21 मई 2025 की बात मैं कर रहा हूं। कभी ये कहने लगो कि पुरानी रिकॉर्डेड क्लास है, नहीं, 21 मई 2021, ओ सॉरी 2025 चलेंगे। तो मिलते हैं अभी अगली वाली क्लास में। तो बेटा वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, नॉलेज की स्टोन को। मिलते हैं अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।